सावन का महीना शुरू होते ही शहर के बड़े से फ्लैट में रहने वाली दोनों देवरानियों रिया और नेहा का मूड खराब हो गया था। बाकी पड़ोसन हरी चूड़ियां, सावन के झूले और रिमझिम फुहार का आनंद ले रही थी। फ्लैट नंबर 305 में रहने वाली दोनों देवरानियां जल भूनकर आधी हुई जा रही थी। अब इनके जलने का कारण समझने के लिए तो आपको ये कहानी पूरी देखनी होगी। चलिए। लो जी, आ गया जेठानी जी का फोन। सावन में पानी ना बरसे ये तो हो सकता है, लेकिन हमारे जेठ जेठानी शहर ना आए ये नहीं हो सकता। ठीक है, इधर सावन लगा और उधर जेठानी जी की शहर आने की तैयारी शुरू। हर साल यही होता है, बहाना तैयार रहता है। गांव में बरसात बहुत मुश्किल से कटती है, ये परेशानी है, वो दिक्कत है। अरे कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, बस मुफ्त का मलीदा उड़ाना है और क्या। बिल्कुल सही। यहाँ आकर एसी में रहो, आराम से खाना खाओ और हम लोग सेवा करें, यही तो चाहिए उन्हें। जी भर के बड़बड़ाने के बाद नेहा ने जेठानी का फोन उठाया और फोन स्पीकर पर रख दिया। नमस्ते नेहा, कैसी हो? ठीक हूँ भाभी, आप कहिए। यहाँ गांव में ना बारिश बहुत तेज हो रही है, सोचा 2-3 दिन मैं जेठ जी को लेकर शहर आ जाऊं, वहां रह लेंगे जब तक मौसम थोड़ा ठीक हो जाए। अच्छा भाभी, मैं बात करके बताती हूँ। फोन काटने के बाद हर साल ना यही कहानी होती है, बारिश में न शहर याद आ जाता है, फिर सारी जिम्मेदारी हमारी, खाना हमारा, बिजली का बिल हमारा, ऊपर से पूरा घर इनके हिसाब से चलाओ और नखरे उठाओ सो अलग। सच कहूं तो मुझे उनका यहाँ ना फूटी आंख नहीं स्वाता। सही बात बोल रही हैं। मुझे भी लगता है इन्हें गांव से ज्यादा हमारा फ्लैट पसंद है। इन फ्लैटों का हजारों रुपए महीने का किराया हम भरे और वो यहाँ आकर मुफ्त में मौज ले। मुफ्त खोर और क्या। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी दोनों के पति ऑफिस से लौट आए। क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है। आपकी भाभी का फोन था। राहुल मुस्कुरा दिया। अच्छा, फिर आ रही है क्या? कुछ बताया उन्होंने? सब ठीक है वहाँ? हाँ, वही बरसात वाला बहाना। वही ना, गांव में रहना मुश्किल है इसलिए शहर आना पड़ता है। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? इतने साल हो गए, कब तक ऐसे ही मुंह पर ताला लगाकर रहोगे? खुलकर बोलना सीखो ना। अरे गांव में सच में दिक्कत होती है, बस इसीलिए भैया भाभी यहाँ आ जाते हैं, इसमें बोलने जैसा क्या है? कैसी दिक्कत? चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा, ताजा दूध, ताजी सब्जियां, इससे अच्छी जिंदगी क्या होगी? हम तो तरसते हैं ऐसी लाइफ के लिए। आज के समय में किसको मिल रहा है ये सब शहरों में? लेकिन हाँ भाई, जिसे मिल रहा है उसे कदर कहाँ। दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अच्छा, इतना ही अच्छा है गांव तो इस बार तुम लोग गांव घुमाओ, तुम्हें भी तो गांव की शुद्ध हवा, पानी में रहने का मौका मिलना चाहिए, क्यों? दोनों देवरानियों की आंखें चमक उठी। सच? क्या हम सच में गांव जा सकते हैं? हाँ भाई, भाभी के आने से पहले तुम दोनों गांव चले जाओ, तुम उन्हें सरप्राइज दे दो। और वैसे भी भाभी कोई तुम्हें गांव आने से रोकती थोड़ी ना है, बस तुम लोगों को असुविधा ना हो इसलिए कभी गांव आने के लिए दबाव नहीं बनाती। तो ठीक है, बस तय रहा, इस बार हम गांव जाएंगे। और इस बार मुफ्त की रोटियां हम खाएंगे। मुफ्त की ही नहीं, बिना मेहनत की भी खाएंगे, क्योंकि गांव में तो भाभी चूल्हे पर खाना बनाती है और हम ठहरे शहर के लोग, हमें कौन सा चूल्हा जलाना आता है। बस मैं तो वहां जाकर आराम से बैठे बैठे भाभी को रोज नई नई रेसिपी बताकर खाने के लिए ऑर्डर दे दूंगी और गरम गरम खाने का लुत्फ उठाऊंगी। दोनों अगले 3 दिन में अपनी अपनी फैमिली के साथ गांव पहुंच गई थी। बारिश के बाद धुली हुई सड़कें, दूर दूर तक फैले हरे खेत, आम के पेड़, मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवा देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, कितना सुंदर है। सच में लगता है किसी रिसोर्ट में आ गए। अरे वाह, तुम लोग आ गए। उसने सबसे पहले दोनों देवरानियों को गले लगा लिया। पहले बताया होता तो मैं रास्ते तक लेने आ जाती, कुछ इंतजाम करवा लेती। बस सरप्राइज देना था ना भाभी, इसलिए ऐसे ही आ गए। बहुत अच्छा किया, चलो अंदर आओ, कितना अच्छा लग रहा है। मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ, पूरा परिवार साथ में खाएगा, बड़ा मजा आएगा। थोड़ी देर में पूरा आंगन हंसी से भर गया। भाभी यहाँ तो मजे ही मजे हैं, सुहाना मौसम और आपके हाथ की चाय। अच्छा लग रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। खाना खाने के बाद दोनों देवरानियां खेत देखने निकल गई। हरी भरी फसल के बीच फोटो, पेड़ के नीचे वीडियो, बारिश में भीगते हुए रील, दोनों देवरानियों को जैसे एक साथ ढेर सारा कंटेंट मिल गया था। बड़ी बहू ने तो पूरे मन से सबका स्वागत किया था, लेकिन दोनों देवरानियां अभी भी यही सोच रही थी कि जिठानी दिखावा कर रही है। इधर बारिश हो रही थी, हल्की बारिश, ठंडी हवा, दोनों देवरानियों का मन मोह रही थी। इतने में जोरदार बिजली चमकी और एक जोरदार आवाज भी आई, धड़ाम।
शायद कहीं पास में पेड़ गिरने की आवाज थी। उसके अगले ही सेकंड पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अरे, लाइट चली गई। इन्वर्टर ऑन हो जाएगा ना चिल। यहाँ इन्वर्टर तो है, लेकिन कितनी देर चलेगा ये नहीं पता, इसलिए अभी बिजली बचाओ, पता नहीं बिजली कब आए। अभी टॉर्च से ही काम चलाते हैं। अरे भाभी, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? अभी आधे घंटे में आ जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि अब गई तो कल आए। बड़ी बहू हल्का सा मुस्कुराई। ये शहर नहीं है, जैसे धमाके के साथ बिजली कटी है ना, मुझे तो लग रहा है ठीक होने में 24 घंटे तो लग ही जाएंगे। जेठानी की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उन्हें पहली बार लगा कि शायद गांव की बरसात सिर्फ बारिश और हरियाली का नाम नहीं है। उसी समय बाहर से किसी ने आवाज लगाई। भाभी, बड़े वाले मोड़ पर पेड़ गिर गया है। 11,000 वाली लाइन टूटकर नीचे पड़ी है, कोई बाहर मत निकलना। सुनो ना, बिमलेश बता कर गया हाई टेंशन लाइन के पास पेड़ गिर गया है। अब पता नहीं आज आएगी या नहीं, तुम लोग थोड़ा बिजली की बचत रखना। लेकिन शहर के खुलकर जीने वाले परिवार ने लाख बचत करने पर भी कुछ ही घंटों में इन्वर्टर की पूरी बैटरी खर्च कर दी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ऐसे बिगड़े मौसम में तार की मरम्मत करना संभव ही नहीं था। बिना बिजली के लगभग 8 घंटे बीत गए थे और अब सबके मोबाइल भी जवाब देने लगे थे। नेहा ने मोबाइल निकाला। सिर्फ 10% बैटरी बची है। मेरा तो 5 पर आ गया। चार्जर लगाओ ना, थोड़ी बैटरी होगी इन्वर्टर में तो फोन चार्ज हो जाएगा। बिजली नहीं है तो चार्जर क्या करेगा? इसीलिए तो मैं समझा रही थी ना कि बिजली संभाल कर इस्तेमाल करो, वरना बाद में ऐसे ही परेशान होना पड़ता है। दोनों चुप हो गई। अरे भाभी, मेरी ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग थी, अभी क्या बोलूं। यहाँ ना लैपटॉप चल रहा है ना मोबाइल, सारा काम ठप हो गया। अच्छा रुको, मैं पावर बैंक लेकर आता हूँ, तुम परेशान मत हो। राहुल घर से निकला जरूर, लेकिन थोड़ी देर में कीचड़ से लथपथ वो वापस घर आया। अरे ये क्या, अब तो बाजार गए थे ना? बाहर तो गया था, लेकिन यहाँ के कच्चे रास्ते कीचड़ में बदल चुके हैं। एक कदम रखती ही मेरा पैर धंस गया और मैं नीचे गिर पड़ा। पावर बैंक छोड़ो, यहाँ तो लगता है मोच अलग आ गई है। उधर दूसरी देवरानी भी दौड़ते हुए बाहर आई। हाय राम, ये क्या मुसीबत है, मतलब बाहर भी नहीं निकल सकते। मुझे तो बहुत बोरियत हो रही है। शाम को टीवी देखने की आदत है ना तुम लोगों को, इसीलिए अब तुम्हें बिना बिजली के यहाँ बोरियत महसूस हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, आज सब मिलकर ना कहानी सुनते हैं। जेठानी अपने पुराने दिन के किस्से सुनाने लगी। जेठानी की देखा देखी बाकी सब भी एक एक करके पुराने किस्से एक दूसरे को बताने लगे। किसी तरह रात कट गई। सुबह आंख खुली तो बारिश पहले से भी तेज थी। नेहा ने खिड़की खोली। सामने का कच्चा रास्ता पूरी तरह कीचड़ में बदल चुका था। हे भगवान, यहाँ तो चलना भी मुश्किल है। इस दलदल भरे रास्ते पर कोई बाहर भी कैसे निकलेगा? इसीलिए तो मैं किसी को बारिश में बाहर निकलने ही नहीं देती। इतने में जेठ जी बाहर जाने लगे। अरे कहाँ जा रहे हो? खेत पर। रात की बारिश में पानी भर गया होगा, अगर अभी नहीं गया तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। वो सिर पर गमछा रखकर निकल गया। देवरानियां खिड़की से जेठ को ऐसे मौसम में भी खेत जाते हुए देखती रह गई। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू रसोई में पहुंची। उसने गैस जलाई, लेकिन गैस खत्म हो चुकी थी। अरे, इससे भी अभी खत्म होना था। अब इस समय तो गैस मिलने से रही। वो बिना घबराए आंगन के कोने में बने चूल्हे के पास पहुंची। गीली लकड़ियों में से सूखी लकड़ियां निकाली, फूंक मार मार कर आग जलाई। धुएं से उसकी आंखें लाल हो रही थी, जिसे देखकर रिया दौड़ कर वहां आती है। भाभी रहने दीजिए ना, बाहर से खाना मंगा लेते, अब क्यों परेशान हो रहे हैं? बड़ी बहू ने उसकी तरफ देखा। बाहर जाने का माहौल नहीं है रिया, और कोई डिलीवरी वाला यहाँ आता नहीं है, इसलिए बाहर के खाने का तो ऑप्शन ही नहीं है। रिया का चेहरा उतर गया। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू गरम गरम बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी लेकर आई। सबने पेट भर के खाना खाया। भाभी, इतनी मुश्किल में भी आपने सब बना दिया। हमें तो चूल्हे पर खाना बनाना आता ही नहीं, वरना हम जरूर मदद करते थे। अरे आदत है मुझे, कोई बात नहीं, तुम अपना मन छोटा मत करो, आराम से रहो। खाना खत्म हुआ ही था कि छत से टप 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 पानी गिरने की आवाज आने लगी। रिया ने ऊपर देखा। ये कैसी आवाज है? छत टपक रही है। पिछले साल बनवाने की सोची थी, लेकिन पहले खेत का खर्च निकल आया, इसलिए नहीं बनवा पाया। रिया ने पहली बार गौर से पूरे घर को देखा। वाकई घर काफी पुराना हो चुका था और उसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी। तभी बाहर से तेज आवाज आई। कोई है? जल्दी आओ। सब लोग बाहर भागे। एक भैंस कीचड़ में फंस गई थी। 4-5 लोग मिलकर उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। राहुल भी पहुंच गया। लगभग 20 मिनट की मशक्कत के बाद भैंस बाहर निकली। सबके कपड़े कीचड़ से भर चुके थे।
हे भगवान, बेचारी कीचड़ से बाहर तो निकली, मुझे तो उसे देखकर ही घबराहट हो रही थी। भैया भाभी, सांप, जल्दी आओ। सब लोग दौड़कर आंगन में पहुंचे। बरामदे के कोने में एक लंबा सांप कुंडली मारकर बैठा था। नेहा के हाथ पैर कांपने लगे। कोई कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़ी बहू ने तुरंत सबको अंदर किया। राहुल ने पड़ोसी को बुलाया। कुछ देर बाद सांप को सुरक्षित पकड़कर खेतों की तरफ छोड़ दिया गया, लेकिन रिया अभी भी सहमी हुई थी। ये अक्सर निकलते हैं, मेरा मतलब है अचानक से कहाँ से आ गया? पहले भी निकल चुके हैं क्या? अरे, बरसात में बिलों में पानी भर जाता है, इसलिए वो घरों की तरफ आ जाते हैं। गांव में तो ये आम बात है। बारिश के दिनों में तो दिन में कई कई सांप निकल आते हैं, तुम लोग घबराओ मत। इतना कहकर जिठानी चुपचाप वहां से जाकर आंगन में भीगे कपड़े उलटने लगी। रिया ने पहली बार बिना किसी ईर्ष्या के बड़ी बहू की तरफ देखा। वो बिना शिकायत के सारा काम कर रही थी। सबके लिए खाना बनाया, कपड़े धोए, फिर गाय को चारा डाला, सबकी सुविधा के लिए पूरे घर में लालटेन जलाई और उसके बाद बिना आराम किए जाकर चूल्हे पर चाय चढ़ा दी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में ढेर सारा प्यार उमड़ रहा था और होठों पर कहीं कोई शिकायत नहीं थी। रिया को भीतर से अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई। लगता है हम सच में गलत थे। हमने भाभी के बारे में कैसी कैसी बातें की, लेकिन यहाँ आकर मेरा तो नजरिया ही बदल गया। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जिस बरसात को वो गांव का सबसे खूबसूरत मौसम समझती थी, वही यहाँ रहने वालों की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती थी। दूसरा दिन भी बीत गया। सुबह उठते ही नेहा ने आदतन स्विच दबाया। पंखा वैसे ही शांत खड़ा था। उसने उम्मीद से मोबाइल ऑन किया। बैटरी खत्म हो चुकी थी। भाभी, लाइट आई? नहीं, रात को लाइनमैन आए थे, बोले हाई टेंशन लाइन पर 2 जगह पेड़ गिरा है, पहले रास्ता साफ होगा फिर तार जुड़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा, हमें हिम्मत दिखानी होगी। नेहा ने पहली बार बिना बहस किए सिर हिला दिया। इतने में आंगन में फिर बारिश शुरू हो गई। चूल्हे पर बनते खाने को छोड़कर बड़ी बहू सूखे कपड़ों को समेटने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन इस बार नेहा बीच में आ गई। भाभी, आप अपना काम करिए ना, कपड़े मैं उतार दूंगी। नेहा की बात सुनकर जेठानी जाकर धूप में सूखने के लिए रखे हुए अनाज को खिसकाकर अंदर छांव में करने लगी। भाभी, आप सुबह से बैठी ही नहीं। दिन भर में कितनी बार चाय बनती है, लेकिन एक भी बार मैंने आपको सुकून से कप लेकर चाय पीते नहीं देखा। आपका जी नहीं चाहता कि आप भी सुकून से बैठो, चाय पियो, थोड़ी देर आराम करो, या मोबाइल ही चला लो? बरसात का हाल देख रही हो, सब चीज संभालनी पड़ती है, वरना कितना नुकसान हो जाएगा। अब गेहूं में धूप दिखाना भी जरूरी था, इसलिए जैसे ही थोड़ी सी भी धूप निकलती है तुरंत अनाज को बाहर रख देती हूँ। लेकिन ये मौसम कब दगा दे जाए कुछ पता नहीं, इसलिए हर दम दौड़ते रहना पड़ता है। भाभी, टंकी में पानी खत्म हो गया। अरे हाँ, अब टंकी का पानी भी कितना ही दिन चलेगा। 2 दिन से बिजली नहीं आई है। तुम लोग ठहरो, मैं पास के हैंडपंप से थोड़ा पानी भर के ला देती हूँ। बड़ी बहू 2 खाली बाल्टियां उठाकर हैंडपंप की तरफ चल दी। नेहा दौड़कर उसके पीछे गई। भाभी, रहने दीजिए, मैं भर देती हूँ। हम लोगों ने आपको यहाँ आकर सच में बहुत परेशान कर दिया। हमारी वजह से आपको 2 गुना काम करना पड़ रहा है। नेहा ने हैंडपंप चलाने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में उसकी सांस फूल गई। बड़ी बहू मुस्कुराई। शहर में नल घुमाने की आदत है ना, तुमसे ये हैंडपंप नहीं चलेगा। जाओ, जाकर आराम करो, मैं कर लूंगी। नेहा बिना कुछ बोले बाल्टी उठाकर घर ले आई। दोपहर तक बारिश थोड़ी हल्की होने लगी थी। अचानक आंगन में जोर की आवाज आई। सब बाहर भागे। आम के पेड़ की एक मोटी डाल टूट कर गिर गई थी। अगर कोई वहां खड़ा होता तो सीधा उसके ऊपर गिरती। रिया घबरा गई। यहाँ तो हर घंटे नई मुसीबत आ जाती है। ये बरसात काटना कितना मुश्किल है यहाँ। शाम को जेठ जी भीगते हुए घर लौटे। उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। क्या हुआ भैया, आपको बहुत समय लग गया? खेत की मेड़ टूट गई थी, आधा दिन वही निकल गया, लेकिन अब सब ठीक है। रात को सब लालटेन की रोशनी में खाना खा रहे थे। अचानक बाहर से आवाज आई, बिजली आ गई, बिजली आ गई। सभी लोग खुशी से बाहर भागे। स्विच ऑन किया। 1 सेकंड के लिए बल्ब जला, फिर फ्यूज की आवाज आई और पूरा गांव फिर अंधेरे में डूब गया। पड़ोसी दूर से चिल्लाया, लो, फिर तार टूट गया। सबके चेहरे उतर गए। रिया ने गहरी सांस ली। अब समझ में आया भाभी, आप हर साल क्यों आती हैं। बड़ी बहू चुप रही। नेहा उसकी चारपाई के पास आकर बैठ गई। भाभी, उस दिन आपने जब शहर आने की बात की ना, तो मुझे आपसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर देना भाभी। अरे पगली, तुमने गांव की बरसात देखी कहाँ थी, इसलिए तुम्हारे मन में जरूर कोई बात आई होगी। रिया की आंखें भर आई। आप ठीक कह रही है भाभी,
हमें लगता था अब शहर मौज करने आती है, कोई काम ना करना पड़े, आराम से जिंदगी बिता सकूं, इसलिए आप गांव छोड़कर शहर की तरफ भागती हो। लेकिन आप तो इन मुश्किलों से बचने आती है। बड़ी बहू ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। गांव मेरा घर है, इसे छोड़कर जाने का मन कभी नहीं करता, लेकिन मेरे दोनों बेटों की सुरक्षा कभी कभी मजबूर कर देती है। रात हो गई थी, लेकिन दिन भर में घटी हुई घटनाएं अभी भी उनके दिमाग में घूम रही थी। आंगन में सांप का निकलना, राहु का कीचड़ में पैर फंसना और तार का टूटकर गिरने के कारण बिजली का चले जाना। इस मौसम में कितना मुश्किल है ना ऐसी जगह पर रह पाना, खास तौर पर उन गांव में जहां आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ये दलदल से ढके रास्ते पर निकलते समय हमेशा जान हालत में फंसी रहती होगी, और स्कूल जाने वालों के लिए भी ये कितनी परेशानी की बात है। आखिर स्कूल तक जाना भी कितना मुश्किल होता होगा। अगली सुबह बारिश थोड़ी थमी, मौसम आज थोड़ा साफ दिखाई दे रहा था। सब लोग शहर लौटने की तैयारी करने लगे। नेहा ने बड़ी बहू का बैग उठाया और उसमें उनका सामान पैक करने लगी। अरे ये क्यों, मेरा बैग क्यों पैक कर रही हो? क्योंकि इस बार आप भी हमारे साथ चल रही हैं। अरे नहीं, घर कौन देखेगा? तुमने देखा ना, यहाँ 10 काम है। घर बाद में देख लीजिएगा, पहले आप हमारी बात मानिए। अब हर साल आपको फोन करके वजह बताने की जरूरत नहीं है। बरसात शुरू होते ही आपका कमरा शहर में तैयार मिलेगा। और ये तो सिर्फ बरसात की बात है भाभी, मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहती हूँ। आपके दोनों देवर शहर में आपके आशीर्वाद से अच्छा कमा रहे हैं। बड़े भाई साहब की मेहनत का ही परिणाम है कि ये दोनों बड़े कॉलेज में पढ़े, जिसके कारण आज उन्हें अच्छी नौकरियां मिली। आप दोनों ने हमारा जीवन संवारा, लेकिन आप आज भी इस छोटे से गांव में परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ शहर में ही शिफ्ट हो जाइए ना, हम सब मिलजुल कर वहीं रहेंगे। आपको भी गांव में लौट कर आने की जरूरत क्या है? तुम दोनों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने तुझे बताया ना पगली कि गांव हमारा घर है। इस गांव की मिट्टी से बड़ा जुड़ाव है हमें, और थोड़ी तकलीफ आ जाए तो कोई घर छोड़कर भाग तो नहीं जाता ना। हाँ बस इतना ही सोच के निश्चिंत हो जाते हैं कि हम दोनों ने जैसी जिंदगी तुम लोगों के लिए चाही थी, तुम उससे भी बेहतर जिंदगी पा रहे हो। और फिर अपने छोटे देवर और देवरानियों के साथ समय बिताने के लिए तो हम हर साल आते ही हैं। चिंता की कोई बात नहीं, मन पर किसी तरह का बोझ मत रखो। ठीक है भाभी, अगर आप ही चाहती हैं कि हम आपकी जिद मान लें तो आपको भी हमारी जिद माननी होगी। आप लोग भी अपने अपने बैग तैयार करिए, हम सब साथ में शहर जाएंगे। और जब बारिश का मौसम पूरी तरह से बीत जाएगा ना, उसके बाद सब लोग मिलकर आपको वापस छोड़ने भी आएंगे। और हाँ, आगे से आपको बस में धक्का खाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको शहर आना हो बस एक फोन मिला देना, और जब बारिश खत्म हो जाएगी तब हम सब आपको छोड़ने गांव आएंगे। बड़ी बहू की आंखें भर आई, वो कुछ नहीं बोल पाई। तीनों बहुएं एक दूसरे के गले लग गई। गाड़ी गांव से निकलने लगी। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। हरे भरे खेत अब भी उतने ही सुंदर थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसे उन खेतों के पीछे छिपी हर मुश्किल भी साफ दिखाई दे रही थी। हम अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने मन की शांति को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम जितना भागेंगे उतना ही ज्यादा कुछ हासिल कर पाएंगे, लेकिन जब हम मंजिल को पा लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि मन की शांति और सुकून तो कहीं पीछे ही छोड़ चुके हैं हम। कोठारी परिवार के मुखिया रमेश जी को मुंबई में आए कम से कम 35 साल हो गए थे। यहाँ उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री से काम शुरू किया था, जूते बनाने का, और आज उनकी फैक्ट्री अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। लेकिन मुंबई की भीड़, पोल्यूशन और हाई स्टैंडर्ड से अब उनका मन ऊब चुका था। अब तो मेरा सब्जी लाने जाने का मन ही नहीं करता। इतनी गंदगी, पोल्यूशन और भीड़ होती है जैसे सब कुछ फ्री में बट रहा है। ये मुंबई है माँ जी, यहाँ हर किसी को कुछ न कुछ पाना ही होता है, इसलिए बस भागे जा रहे हैं सब। हाँ, और देखो भागते हुए लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया। अरे माँ जी, ये क्या हुआ आपके पैरों को? ये तो छिल से गए हैं। अरे सब्जी लेने गई थी, ट्रैफिक इतना था, लोग रुकने को ही तैयार नहीं थे, बस मोटरसाइकिल में पैर फंस गया मेरा। लाइए तेल लगा देती हूँ। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ जी? अरे नहीं, अब तो आदत सी हो गई है इन सब चीजों की। माँ आप मत जाया कीजिए ना, मैं ले आऊंगा सब्जी। अरे वो तो मुझे भी पता है कि तुम सब ले आओगे, लेकिन मैं सब्जी के बहाने बाहर की थोड़ी सी हवा ही खा लेती हूँ। लेकिन यहाँ हवा ही कहाँ है माँ, यहाँ बस प्रदूषण है जो हम ले रहे हैं। रमेश जी खड़े खड़े सब सुन रहे थे।
उनके मन में ये ख्याल कई दिनों से चल रहा था, लेकिन आज मुंबई की भीड़, ट्रैफिक और शोर शराबे से परेशान होकर रमेश जी ने एक दिन ऐसा फैसला लिया जिससे पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। अब बस बहुत हुआ। क्या बहुत हुआ? अरे जिंदगी भर शहर में रह लिया, अब बाकी जिंदगी पहाड़ों में बिताऊंगा। पहाड़ों में? लेकिन यहाँ का काम पापा, फैक्ट्री? आजकल काम सब कुछ ऑनलाइन और फोन पर ही हो जाता है यारो। अब तो फैक्ट्री में इतने वर्कर रख दिए, ऑफिस जाने की भी जरूरत कहाँ पड़ती है। मैं तो कहीं से भी काम कर लूंगा। लेकिन जाएंगे कहाँ पापा, आपने कुछ सोचा है क्या? लवासा। सच? इतने सालों बाद? हाँ। वहां क्यों? लवासा से ही मेरी सारी यादें जुड़ी है। मैं अपने माता पिता के साथ लवासा हिल स्टेशन पर ही रहता था, लेकिन कुछ हासिल करने की चाह में यहाँ चला आया और यहाँ फिर ऐसा मशगूल हुआ कि जिंदगी कब बीत गई कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अब मेरा मन कहता है कि तुम सबको भी एक सुकून की जिंदगी मिलनी चाहिए, इसलिए हम फिर से लवासा की गोद में जा रहे हैं। तुम्हें पता है बहू, वहां की खिड़कियों से पहाड़, झरने, नदियां, ठंडी हवा सब कुछ दिखता है। इतना सुंदर नजारा होता है कि तुम्हारी आंखें उससे हट ही नहीं पाती। फिर तो हमें भी इंतजार रहेगा उस घर में जाने का माँ जी। कुछ ही महीनों बाद पूरा परिवार लवासा में अपने नए घर में रहने लगा। घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके पीछे जो था वो करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीदा जा सकता था। घर के पीछे ऊंची पहाड़ियां थी, घने पेड़ थे और एक पतली सी चट्टान जहां से बारिश के दिनों में पानी बहना शुरू होता था। गर्मियों में तो वो बस एक साधारण चट्टान लगती थी, लेकिन बारिश आती ही वही चट्टान एक खूबसूरत झरने में बदल जाती थी। पहली बारिश की सुबह रमेश जी ने पर्दा हटाया। सामने दूध जैसा सफेद पानी पहाड़ से गिर रहा था। हल्का कोहरा, चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की आवाज और झरने की कलकल। सुषमा जी, ये देखिए जरा। सुषमा भागती हुई आई। अरे वाह, ये तो फिल्म जैसा लग रहा है। कोई हिलेगा नहीं, मैं वीडियो और फोटो निकाल रहा हूँ सबका। हम धरती पर है ऐसा लग ही नहीं रहा। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं बस इसे देखती रहूं। प्लीज मेरी अच्छी सी फोटो निकाल दो, मैं सब सहेलियों को जलाऊंगी। ठीक है। पूरा परिवार हंस पड़ा, लेकिन उस दिन किसी का मन घर के अंदर नहीं लगा। सभी बरामदे में कभी बैठते, कभी झरने के पास जाते, कभी चाय पीते, कभी सिर्फ बारिश देखते, और ठंडी ठंडी हवा सबके मन को इस तरह से ठंडा कर रही थी जैसे सालों की तपिश मिल सी गई हो। एक बात कहूं? हाँ, लगता है भगवान ने हमारे घर के पीछे अपना गार्डन बना दिया है और झरना बोनस में दे दिया। अरे उन फोटो और वीडियो का क्या हुआ जो आज सुबह निकाले थे उसने? अरे पापा जी, विवान ना उसे पता नहीं क्या एडिटिंग में लगे पड़े हैं। आज सारा दिन उन्होंने पता है कितने फोटोज और वीडियोस निकाले हैं। चलो ठीक है, अगर अच्छे से वीडियोस बन गए तो फैमिली वालों तक भी पहुंच जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे देखकर। शाम को विवान ने पूरे दिन की वीडियो एडिट की। झरना, बारिश, कोहरा, गरम चाय, हंसता हुआ परिवार और आखिर में अक्षरा की आवाज। कुछ लोग बारिश देखने बाहर जाते हैं, हमारे यहाँ तो बारिश घर के पीछे रहने आती है। वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी गई। रात तक हजारों लोगों ने देख ली। सुबह तक लाखों व्यूज आ चुके थे इस पर, जिसे देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। अरे क्या हुआ? वीडियो वायरल हो गई। कितने व्यूज? 3 लाख। अभी? हाँ, वाह, कल ही तो डलाई थी ये वीडियो, इतने में इतने वायरल भी हो गई। अरे लोग प्रकृति पसंद करते हैं सुषमा जी, जो उन्हें आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में मिल नहीं पाती। लेकिन कोठारी परिवार को क्या पता था कि उनकी वीडियो सिर्फ अनजान लोगों ने नहीं देखी थी, रिश्तेदारों ने भी देख ली थी। अगली सुबह फोन बजा और जिनसे सालों से बात नहीं हुई थी उनके भी फोन आने लगे। हेलो, अरे दीदी क्या जगह है, आप लोग तो स्वर्ग में पहुंच गए सच में। कौन बोल रहा है? मैंने पहचाना नहीं। अरे मैं आपकी ममेरी बहन सरोज। अरे सरोज, कितने सालों के बाद हमारी बात हो रही है। हाँ, आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छी लगी। हम लोग सोच रहे थे कि क्या, बोलो ना, रुक क्यों गई कहते कहते? 2 दिन के लिए आ जाए। अरे इसमें क्या इतना सोच रही हो, आ जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है। 2 दिन बाद सरोजी अपने पति के साथ पहुंच गई। पहले दिन सबने मिलकर चाय पी, बारिश देखी, झरने के सामने फोटो खिंचवाई, रात को गर्मा गर्म खाना खाया। बारिश के साथ अक्षरा और नायरा ने काफी सारे अलग अलग तरह के पकौड़े
और मोमोज भी बनाए थे, जिसे खाकर सबका मन खुश हो गया था। कैसा लगा तुम्हें यहाँ आकर? स्वर्ग है ये तो सच में दीदी, आपने तो लॉटरी जीत ली है। अरे वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें यहाँ मजा आया, हमें भी खुशी हुई जानकर। अगले दिन सुबह बारिश शुरू हुई। सरोज जी भागती हुई बाहर गई। बारिश और धूप के बीच पहाड़ों से आते झरने में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर किसी भी इंसान का मन उससे हट ही नहीं पाता। अरे जल्दी आओ, इंद्रधनुष निकला है। वाह, अरे रुको, मैं अभी फोटो खींचता हूँ, और वीडियो भी हमारा फैमिली ग्रुप में है ना, उसमें भेजेंगे। हाँ, एक दो नहीं, काफी सारे खींचना, ठीक है, हर एंगल से। उसी शाम सरोज जी ने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में 20 फोटो भेज दी। कैप्शन लिखा, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो हमारी बहन के घर के पीछे है। उसके नीचे लोकेशन भी भेज दी। लेकिन अभी तक किसी को ख्याल नहीं था कि इसका नतीजा कितना बवाल होने वाला है। सरोज और उसके पति तो चले गए, लेकिन 2 दिन बाद डिंग डोंग डोरबेल बजी। अक्षरा ने दरवाजा खोला। सामने एक अंकल आंटी खड़े थे। जी पहचानो बहू, हम कौन है? जी माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम सरोज दीदी के देवर के साड़ू हैं। अक्षरा और नायरा एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उन्होंने ही भेजा हमें, कह रहे थे कि यहाँ स्वर्ग है आपके घर में। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ पहला दरवाजा था। असली कहानी तो अभी शुरू होने वाली थी। बारिश का मौसम खत्म होने में अभी 1 महीना बाकी था, लेकिन अक्षरा और नायरा की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने पूरे साल किसी होटल की मैनेजरी की हो। एक दिन अक्षरा ने किचन का डिब्बा खोला। नायरा, क्या हुआ? बेसन खत्म। अरे कल ही तो 5 किलो आया था। कल 5 मेहमान भी तो आए थे। पकौड़े तो ऐसे खा रहे थे जैसे पकौड़े नहीं चूरन खा रहे हो। नायरा ने दूसरा डिब्बा खोला। चाय पत्ती भी खत्म है भाभी, चाय के बारे में तो पूछिए मत। बारिश और झरने में चाय सारे मेहमान लोग पानी की तरह पी रहे हैं। और दूध? 2 पैकेट बचे हैं बस, शाम तक खत्म हो जाएंगे। अगर अभी किसी ने भी चाय मांगी ना तो। उसी समय बाहर से आवाज आई, बहू जरा 4 कप चाय और बना देना। अक्षरा ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब राशन के साथ उनका पेशेंस भी खत्म हो रहा था। कोठारी परिवार लवासा अपने मन की शांति के लिए आया था, लेकिन यहाँ शांति की जगह शोर ने ले ली थी। जिन रिश्तेदारों को वो जानते भी नहीं थे, वो भी कई दिनों तक उनके घर में रहने लगे थे। अब तो हालत ये हो गई थी कि डोरबेल बजती तो दोनों पहले खिड़की से झांकती थी। अगर हाथ में बैग दिख जाए तो समझ जाती थी आज फिर बारिश सस्ती और मेहमान महंगे पड़ने वाले हैं। लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे परिवार को चौंका दिया। सुबह 9 बजे एक मिनी बस घर के बाहर आकर रुकी। ये किसका घर पूछ रहा है? पता नहीं। बस का दरवाजा खुला। एक एक करके 12 लोग नीचे उतरे। किसी के हाथ में कैमरा, किसी के हाथ में सेल्फी स्टिक, किसी के हाथ में रेनकोट। सबसे आगे खड़े अंकल मुस्कुराए। नमस्ते। नमस्ते। हम भोपाल से आए हैं। अच्छा, शर्मा जी ने भेजा है। कौन शर्मा जी? और वही जो पिछले महीने यहाँ आए थे, आपके भाई के ससुराल के पड़ोसी। उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। कह रहे थे यही स्वर्ग है। और उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ की चाय और पकौड़े भी बहुत स्वादिष्ट है। अक्षरा और नायरा ने एक दूसरे को देखा। शाम तक कोई झरने के सामने योग कर रहा था, कोई लाइव आकर बोल रहा था, दोस्तों मैं अभी एक सीक्रेट लोकेशन पर हूँ। एक अंकल ने तो घर के बरामदे में लैपटॉप खोल लिया। अंकल क्या कर रहे हैं? वर्क फ्रॉम वाटरफॉल बेटा। क्या? ऑफिस वालों को लगता है मैं घर पर हूँ, इसलिए यहाँ छुट्टियां भी मना रहा हूँ और काम भी हो जाएगा मेरा। बहू तुम बस जरा थोड़ी सी मैगी बना दो। जी। अक्षरा को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ लोग उनके घर को रिजॉर्ट बनाकर बैठे थे, जबकि बहुओं की खुद की हालत अब खस्ता कचौरी जैसी हो गई थी। 5 लोगों ने मोमोज मांगे हैं, 3 को मैगी चाहिए, 2 लोग पिज्जा मांग रहे हैं। एक अंकल बोल रहे हैं बारिश देखते हुए फिल्टर कॉफी का मजा ही अलग है। उनसे बोलो कॉफी के साथ कैफे भी खोल दें। कॉफी चाहिए उन्हें, कहाँ से आ जाते हैं। इस महीने चाय पत्ती 4 गुना, दूध 5 गुना, गैस 2 सिलेंडर ज्यादा, सब्जियां दुगनी, बिजली का बिल भी 2 गुना। और खुशी? अरे वो तो आधी हो गई है बस। मम्मी जी एक आइडिया है, अगर आप बुरा न माने तो बताओ। क्या? कल सुबह तक इंतजार कीजिए। मैंने और नायरा ने कुछ सोच रखा है। सारे मेहमानों के लिए एक सरप्राइज है। अगली सुबह जो भी मेहमान बाहर निकला उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। घर के गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, बारिश दर्शन केंद्र, प्रवेश शुल्क
300 रुपया प्रति व्यक्ति। झरना देखने का टिकट 200 रुपए, सेल्फी पॉइंट 150 रुपए, रील बनाने का शुल्क 500 रुपए, मोमोज 250 रुपए प्लेट, मैगी 220, पकौड़े 280, गर्मा गर्म चाय 80 रुपए कप, झरने के सामने कुर्सी 100 रुपया प्रति घंटा, रात रुकना 2500 और सबसे नीचे रिश्तेदारों के लिए विशेष सुविधा। सब खुश हो गए। एक चाचा बोले, अच्छा ये सब तो बाहर वालों के लिए है, ऐसा हम रिश्तेदारों के लिए नहीं है ना बहू? नीचे भी पढ़ लीजिए ना चाचा। चाचा ने नीचे पढ़ा। रिश्तेदारों के लिए कोई डिस्काउंट नहीं, बल्कि सबसे पहले उन्हीं से टिकट लिया जाएगा। अरे बहू, हम तो अपने हैं भाई। इसीलिए तो पूरा किराया लगेगा। क्यों? बाहर वाले 2 घंटे रुकते, रिश्तेदार 2 हफ्ते। ये सब तो मजाक है ना? बिल्कुल नहीं। सच में पैसे लोगी? जी। अब आप लोग हमारे नए बिजनेस को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन बारिश तो भगवान की है बहू, जो यहाँ बरस रही है, हम तो यही देखने आए हैं। बारिश भगवान की है, लेकिन गैस का सिलेंडर हमारा है, चाय पत्ती हमारी है, बेसन, दूध, ये सब भगवान फ्री में नहीं देते ना आंटी जी, वो सब हमें खरीदना पड़ता है। इसीलिए तो हमने ये बिजनेस आइडिया शुरू किया है। अक्षरा और नायरा अभी मेहमानों से बात कर ही रहे थे कि उसी समय एक नई कार गेट के बाहर आकर रुकी। सबने देखा 2 लोग उतरे। हम इंदौर से आए हैं। किसके यहाँ? आपके यहाँ। हमें जानते हैं आप? अरे हम आपके दादी सास के चचेरे भाई के लड़के हैं, आपने पहचाना नहीं हमें? बोर्ड पढ़ा ना आपने अंकल जी। हम तो कहीं और जा रहे थे बेटा, लगता है गलती से यहाँ आ गए। चलो चलो घर चलो। बड़ी जल्दी समझ में आ गया इन्हें। तो आप लोग अभी अभी अपने टिकट के पैसे लिखवा दीजिए। चलिए आ जाइए लाइन में। अरे बहू, मुझे तो अभी याद आ रहा है, मेरे ऑफिस के बड़े काम है, हमें तो अभी निकलना होगा। हाँ बहू, मुझे भी अभी याद आया कि मुझे भी ना घर जाकर बड़े सारे काम है। घर भी इतने दिनों से बंद है, साफ करना होगा। हम भी बस अपना सामान ही बांध रहे। चलो जी, आप खड़े क्यों यहाँ? ठीक है, अब आप लोगों को काम याद आ ही गया है तो हम आपको रोक नहीं सकते। अगली बार आपको पता है ना क्या रेट है हमारे नए बिजनेस के। आप किसी को भेजे तो बता दीजिएगा उन्हें भी, ठीक है? चलो चलो भाग्यवान। अब अचानक बारिश देखने वालों की संख्या कम हो गई, लेकिन जो भी आया पहले फोन करता, समय पूछता और 2 घंटे बाद वापस चला जाता। एक शाम पूरा परिवार बरामदे में बैठा था, हाथ में चाय, सामने झरना, ठंडी हवा, कोई डोरबेल नहीं, कोई आवाज नहीं। बहू 1 कप चाय और। कोई नहीं कह रहा था आज मोमोज बन जाएंगे, कोई नहीं पूछ रहा था वाईफाई का पासवर्ड क्या है, कोई सर नहीं खा रहा था। आज घर बिल्कुल घर जैसा ही लग रहा था, किसी होटल जैसा नहीं। आखिरकार अपने ही घर में मेहमान जैसा नहीं लग रहा अब। सही कहा, मुझे तो लग रहा है कि इन महीनों में मैंने होटल मैनेजमेंट कर ली है। लेकिन एक बोर्ड ने कमाल कर दिया, कुछ भी कहो। बहुओं ने क्या दिमाग लगाया। नहीं, बोर्ड ने नहीं, तुम दोनों बहुओं की अकल ने। अक्षरा मुस्कुराई। तभी डोरबेल बजी। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हैं? फिर आ गए? मैं देखती हूँ। बेटा बारिश देखने आए। टिकट ले लेंगे। चाय पैसे देकर पियेंगे। मोमोज पैसे देकर खाएंगे। रात रुकेंगे और उसके भी पैसे दे देंगे। अंकल, हमारा घर सच में कोई रिसोर्ट नहीं है, यहाँ कोई पैसे नहीं लिए जाते। प्लीज, आपको अगर फोटो लेना है तो ले लीजिए, लेकिन यहाँ मेहमानों का रुकना अलाउड नहीं है। ये तो सच में तुम दोनों का नया बिजनेस बन सकता है। हाँ बोल देती ना बेचारे अंकल को। नहीं नहीं, कोई बिजनेस नहीं करना है हमें। सारा दिन हम मोमोज और पकोड़े बनाते रहेंगे तो लवासा की इन शानदार वादियों का मजा कैसे लेंगे? सही कह रही है। हम यहाँ शांति और सुकून के लिए आए थे, फिर से पैसे कमाने की दौड़ में शामिल होना नहीं। और हाँ, एक और बात, बारिश आज भी उतनी ही सस्ती है, लेकिन बस हमारे मेहमान महंगे पड़ते जा रहे थे जो अब दिखाई नहीं देंगे। और फिर पूरे बरामदे में वही हंसी गूंज उठी।